दोस्तों जिसका नाम है सेडेटिव हिप्नोटिक्स। तो पहले, इससे पहले कि मैं ड्रग्स पर जाऊँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको कि इन दोनों का मतलब क्या है। मतलब सेडेटिव मतलब वो ड्रग्स हैं जो सिडेशन करते हैं। तो सिडेशन का मतलब क्या है? सिडेशन का मतलब होता है एंग्सियोलाइसिस, और टू प्रोड्यूस कामनेस। तो ये वो ड्रग्स हैं जो किसी भी पेशेंट को शांत करेंगे, राइट, शांत करेंगे। हिप्नोटिक्स क्या है? वो ड्रग्स हैं जो हिप्नोसिस करते हैं, या फिर ये वो ड्रग्स हैं विच इंड्यूस, दिस आर ड्रग्स विच इंड्यूस स्लीप, राइट। तो वो ड्रग जिनको लेने के बाद नींद आएगी, नींद को इंड्यूस किया जाएगा, उसे हम कहते हैं हिप्नोसिस। तो कई बार आपके नर्सिंग एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि सेडेटिव ड्रग का क्या इफेक्ट होता है? कामनेस आता है, एंग्जाइटी कम होता है। हिप्नोटिक्स का क्या इफेक्ट आता है? स्लीप इंड्यूस होता है। तो अब जो ड्रग्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ड्रग जो हम डिस्कस करेंगे उस क्लास का नाम है गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। और दोस्तों ये जो ड्रग है गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये कैसे काम करते हैं ये समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा रिसेप्टर बताऊंगा कि वो कैसे काम करेंगे। पहला बात ये समझ लीजिए, गाबा ए रिसेप्टर जो हैं ये क्लोराइड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं। और थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इनका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह का है। तो यहाँ पे आपको पाँच सब यूनिट दिखेंगे, और दो सब यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो अल्फा सब यूनिट है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो ल्यूमेन को बंद करके रखते हैं। बाकी जो सब यूनिट है वो बीटा हो सकते हैं, गामा हो सकते हैं, 2 बीटा 1 गामा, या 2 गामा 1 बीटा। तो मैंने यहाँ पे 2 बीटा 1 गामा लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, वो गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और उसका जो साइट होता है वो अल्फा और बीटा के बीच में होता है। तो ये जो अल्फा और बीटा, इनके बीच में गाबा का बाइंडिंग साइट होता है। और जैसे ही गाबा बाइंड करेगा अल्फा और बीटा के बीच में, तो क्या इफेक्ट आएगा आपको पता ही है। यहाँ पे ये अल्फा सब यूनिट क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्शंस थे अल्फा सब यूनिट, ये प्रोजेक्शंस को अपने अंदर ले लेंगे। तो ल्यूमन पेटेंट हो गया। और जैसे ही ल्यूमन पेटेंट होगा, क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। और क्लोराइड क्योंकि नेगेटिव आयन है, तो न्यूरॉन्स को क्या करेगा? हाइपर पोलराइज करेगा। और उसकी वजह से न्यूरॉन्स में क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। और जब ब्रेन में न्यूरॉन्स रिलैक्स करेंगे तो कामनेस आएगा, सिडेशन आएगा, हिप्नोसिस आएगा, नींद आएगी, राइट। अब इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हमने ड्रग्स बनाए हैं। एक है ड्रग हमारा जिसे हम कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। वो कहाँ पे काम करते हैं? वो अल्फा और गामा के बीच में एक साइट होता है। तो यहाँ पे एक साइट है जिसे हम कहते हैं बेंजोडाइजेपिन, BZD मतलब बेंजोडाइजेपिन का शॉर्ट फॉर्म है, बेंजोडाइजेपिन साइट। और बेंजोडाइजेपिन साइट पे 3 प्रकार के ड्रग्स काम करते हैं। एक है फुल एगोनिस्ट। तो पहले फुल एगोनिस्ट की बात करते हैं दोस्तों। जो फुल एगोनिस्ट हैं वो बेंजोडाइजेपिन हैं। तो जो आपके बेंजोडाइजेपिन हैं वो फुल एगोनिस्ट हैं। और वो काम करते क्या हैं, इस बात को समझो। देखो, पहला बात आपको समझना ये है कि क्लोराइड आयन चैनल को खोलने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ गाबा के पास है, कोई दूसरा नहीं खोल सकता। अब यहाँ पे जब मैं बेंजोडाइजेपिन देता हूँ, जब मैं बेंजोडाइजेपिन दूंगा तो वो क्या करेंगे? वो गाबा की मदद करेंगे। कैसे? जब मैं बेंजोडाइजेपिन दूंगा तो अब क्लोराइड आयन चैनल कौन खोलेगा? मैंने आपको बताया था किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? गाबा का। सो गाबा क्लोराइड आयन चैनल को खोलेगा बेंजोडाइजेपिन के प्रेजेंस में मोर नंबर ऑफ टाइम्स। सो गाबा से पहले फर्ज करिए कि वो 5 बार खोलता था। गाबा बेंजोडाइजेपिन से पहले सिर्फ 5 बार खोलता था 1 मिनट में। अब बेंजोडाइजेपिन देने के बाद अब गाबा क्या करेगा? 50 बार खोलेगा उसी टाइम में, राइट। सो इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग। तो बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं? बहुत फ्रीक्वेंटली क्लोराइड आयन चैनल को खुलवाते हैं। किसके द्वारा? गाबा के द्वारा। वहीं पे एक साइट है आपका बीटा सब यूनिट में, और ये साइट है एक क्लास ऑफ ड्रग जिसे हम कहते हैं बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट्स क्या करेंगे दोस्तों? जैसे ही हम बार्बिचुरेट देंगे तो बार्बिचुरेट भी मदद करेंगे गाबा की। कैसे? बार्बिचुरेट के प्रेजेंस में गाबा, इट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स। तो बार्बिचुरेट्स में क्या होगा कि सपोज पहले एक बार आयन चैनल 5 सेकंड के लिए खुल रहा था, अब क्या करेगा? वो 50 सेकंड के लिए खुलेगा। तो समय जो है वो बढ़ जाएगा, बेंजोडाइजेपिन में नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं
कि भाई बेंजोडाज़ेपिन या बार्बिचुरेट देने से क्या बढ़ता है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी मतलब बेंजोडाज़ेपिन, ड्यूरेशन क्लोराइड आयन चैनल का मतलब बार्बिचुरेट्स। राइट, यहाँ पे कुछ और ड्रग्स हैं जैसे कि फुल एगोनिस्ट तो बेंजोडाज़ेपिन है, यहाँ पे इन्वर्स एगोनिस्ट भी है। बेंजोडाज़ेपिन साइट में इन्वर्स एगोनिस्ट जो ड्रग है वो बीटा कार्बोलिन है, और बीटा कार्बोलिन का कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। और एक ड्रग है एंटागोनिस्ट, और ये जो एंटागोनिस्ट है इसका नाम है फ्लूमाजेनिल। तो ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि बेंजोडाज़ेपिन एंटागोनिस्ट का नाम क्या है। तो दोस्तों एंटागोनिस्ट का नाम है फ्लूमाजेनिल, और इसको इंट्राविनस रूट से दिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडाज़ेपिन टॉक्सिसिटी के लिए। इंट्राविनस रूट से दिया जाता है बेंजोडाज़ेपिन टॉक्सिसिटी के लिए। तो एक सवाल आपको पूछ सकते हैं बेंजोडाज़ेपिन टॉक्सिसिटी में किसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लूमाजेनिल। तो दो क्लासेस ऑफ ड्रग्स मैंने बताया आपको, एक बेंजोडाज़ेपिन है, दूसरा बार्बिचुरेट है। एक तीसरा क्लास ऑफ कंपाउंड है यहाँ पे जिन्हें हम कहते हैं जेड कंपाउंड्स। और ये जो जेड कंपाउंड हैं ये थोड़ा सा अनोखा है इनका मैकेनिज्म। जैसे कि सपोज मैं अल्फा सब यूनिट को ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आपके रिसेप्टर में जो अल्फा सब यूनिट था उस अल्फा को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। दोस्तों याद रखिएगा अल्फा में दो सब यूनिट होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 का जो काम है वो है सिडेशन और हिप्नोसिस। अल्फा 2 का जो काम है वो दूसरे इफेक्ट हैं जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट और मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट हैं ये आपको अल्फा 2 की वजह से दिखता है। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना एक ऐसा ड्रग बनाए जो सिर्फ अल्फा 1 को स्टिमुलेट करे। तो ये ड्रग्स को हमने नाम दिया जेड कंपाउंड्स। और ये जो जेड कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ क्या बनाएंगे, सिडेशन और हिप्नोसिस बनाएंगे। राइट, सो इनको हम कहते हैं नॉन बेंजोडाज़ेपिन, सिडेटिव और हिप्नोटिक, जिनको हम जेड कंपाउंड। तो तीन इंपॉर्टेंट क्लास हैं जो हम गाबा ए रिसेप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला क्लास देखते हैं यहाँ पे बेंजोडाज़ेपिन। सो दोस्तों पहले बेंजोडाज़ेपिन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, और क्लासिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा कि मेटाबॉलिज्म पर बेस करके ये कैसे क्लासिफाई होते हैं, बेस्ड अपॉन मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म इनका लीवर में होता है, और उस मेटाबॉलिज्म पे बेस करके हम तीन तरीके का क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वो बेंजोडाज़ेपिन जो फेज़ 1 और फेज़ 2। तो दोस्तों याद करो जी फार्मा में बताया था मैंने आपको दो प्रकार के फेजेस होते हैं मेटाबॉलिज्म में। ये बेंजोडाज़ेपिन फेज़ 1 में एक एंजाइम से मेटाबॉलाइज होते हैं जिसको हम कहते हैं CYP3A4, और फेज़ 2 में ग्लूकोनोरिडेशन से मेटाबॉलाइज होते हैं। तो ये पहला प्रकार ऑफ बेंजोडाज़ेपिन है। दूसरे जो ड्रग्स हैं दूसरा क्लास वो भी फेज़ 1 और दो प्रकार के फेजेस ऑन मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म इनका लीवर में होता है, और उस मेटाबॉलिज्म पे बेस करके हम तीन तरीके का क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वो बेंजोडाज़ेपिन जो फेज़ 1 और फेज़ 2। तो दोस्तों याद करो जी फार्मा में बताया था मैंने आपको दो प्रकार के फेजेस होते हैं मेटाबॉलिज्म में। ये बेंजोडाज़ेपिन फेज़ 1 में एक एंजाइम से मेटाबॉलाइज होते हैं जिसको हम कहते हैं CYP3A4, और फेज़ 2 में ग्लूकोनोरिडेशन से मेटाबॉलाइज होते हैं। तो ये पहला प्रकार ऑफ बेंजोडाज़ेपिन है। दूसरे जो ड्रग्स हैं दूसरा क्लास वो भी फेज़ 1 और फेज़ 2 से मेटाबॉलाइज होते हैं, और फेज़ 1 में CYP3A4 है, फेज़ 2 में दोस्तों यहाँ पर फास्टर ग्लूकोनोरिडेशन है। तो यहाँ पे एक चीज़ बदल जाता है, ग्लूकोनोरिडेशन जो फेज़ 2 में होता है सेकंड क्लास में बहुत जल्दी होता है, और तीसरा जो क्लास है दोस्तों ये अलग है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फेज़ 2 में मेटाबॉलिज्म होता है। और इन अदर वर्ड्स मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ ये है क्या, डायरेक्ट ग्लूकोनोरिडेशन। राइट, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप अपना दिमाग भी लगाएं और सोचें कि इनमें से लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा क्लास होगा। भाई लॉन्ग एक्टिंग कौन सा क्लास होगा, A, B या C। देखो B में जल्दी ग्लूकोनोरिडेशन हो रहा है, C में सिर्फ ग्लूकोनोरिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहला है क्लास A ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग क्लास होगा। किसको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा फेज़ 1 फेज़ 2 में। यहाँ देखो फेज़ 2 में कम समय लगेगा, यहाँ पे कम समय लगेगा क्योंकि सिर्फ फेज़ 2 है। अब बच गया B और C। इनमें से शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सा होगा, दोनों शॉर्ट एक्टिंग है पर शॉर्टेस्ट एक्टिंग। दोस्तों यहाँ पे कई बार लगता है कि C होना चाहिए पर C नहीं है, यहाँ पे B है शॉर्टेस्ट एक्टिंग बिकॉज ऑफ फास्टर ग्लूकोनोरिडेशन। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, और C जो ड्रग्स हैं ये बन गए आपके शॉर्ट एक्टिंग। राइट, तो ये पहला चीज़ हमने देखा यहाँ पे। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं ये सबसे कम
डिपेंडेंस और विथड्रॉल सिम्टम्स करेंगे। सो सबसे कम डिपेंडेंस और विथड्रॉल सिम्टम लॉन्ग एक्टिंग के साथ होता है। क्यों? क्योंकि ड्रग जब आप दे रहे हैं, लॉन्ग एक्टिंग है मतलब 24 घंटे ड्रग पेशेंट में काम कर रहा है। पर अगर मैंने शॉर्ट एक्टिंग दिया तो 4-5 घंटे के लिए काम करेगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा, पेशेंट को क्रेविंग होगा, तो वहाँ पे डिपेंडेंस हो रहा है, विथड्रॉल सिम्टम आएंगे। दूसरा, ये जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं ये सबसे ज़्यादा सिडेशन करते हैं, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग तो ज़्यादा सिडेशन करेंगे, राइट। इनके बारे में आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोनोरिडेशन। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीवर फेलियर में कौन सा ड्रग सबसे सेफ है, लीवर फेलियर में सबसे सेफ कौन सा है, तो क्या क्या कहोगे आप? देखो, इन अदर वर्ड्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लीवर पे सबसे कम लोड कौन डालेगा, ए, बी या सी। भाई ए 2 काम करवा रहा है, बी 2 काम करवा रहा है, सी एक ही काम करवा रहा है। सो ये जो सी है, दीज आर सेफेस्ट इन पेशेंट्स ऑफ लिवर फेलियर। सो लिवर फेलियर पेशेंट्स में ये सबसे सेफ है, राइट। तो आप देख लेते हैं इनमें ड्रग्स कौन से हैं हमारे पास। देखो, लॉन्ग एक्टिंग में बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे कि डायजेपाम है, क्लोराजेपेट है, क्लोर डाइजेपॉक्साइड है, क्वाजेपाम है, फ्लूराजेपाम है, क्वाजेपाम है, फ्लूराजेपाम है, क्वाजेपेट है, क्लोर डाइजेपॉक्साइड है, क्वाजेपाम है, फ्लूराजेपाम है, क्लोनाजेपाम है और क्लोबाजाम है। तो ये सारे ड्रग्स लॉन्ग एक्टिंग में आता है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग में ड्रग्स हैं हमारे पास, जैसे कि ट्राइजोलाम और मिडाजोलाम। शॉर्ट एक्टिंग में ड्रग्स हैं हमारे पास, जैसे लोराजेपाम, टेमाजेपाम, ऑक्साजेपाम, एस्टाजोलाम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, देखो ये सवाल हैं, सबसे कम डिपेंडेंस विथड्रॉल सिम्टम कौन करेगा, तो आंसर इनमें से होगा। सबसे ज़्यादा सिलेशन कौन करेगा, लिवर फेलियर में कौन सा सेफ होगा, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सा है। तो ये सब सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट। तो मैं दोस्तों आपको ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बता दिया, राइट, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, हाफ लाइफ के हिसाब से कितने लॉन्ग एक्टिंग होंगे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर इनमें से होगा। सबसे ऑक्साजेपाम, एस्टाजोलाम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, देखो ये सवाल हैं, सबसे कम डिपेंडेंस विथड्रॉल सिम्टम कौन करेगा, तो आंसर इनमें से होगा। सबसे ज़्यादा सिलेशन कौन करेगा, लिवर फेलियर में कौन सा सेफ होगा, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सा है। तो ये सब सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट। तो मैं दोस्तों आपको ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बता दिया, राइट, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, हाफ लाइफ के हिसाब से कितने लॉन्ग एक्टिंग होंगे। अब बात करते हैं यूजेस की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो है इनका एंटी एपिलेप्टिक यूज़। तो देखो, एपिलेप्सी में या सीजर में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ड्रग्स हैं जैसे कि लोराजेपाम या डाइजेपाम। तो इनको इंट्रावीनस रूट से यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। अगर आपको पूछा जाएगा स्टेटस एपिलेप्टिकस में सिंगल बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, आपका आंसर होगा लोराजेपाम। हालांकि इंडियन हॉस्पिटल्स में डाइजेपाम बहुत कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि लोराजेपाम महंगा है, राइट। क्लोराजेपेट, इट इज़ यूज्ड इन पार्शियल सीजर। क्लोनाजेपाम, इसको मायोक्लोनिक सीजर में यूज़ करते हैं, या जेएमई। इसको इन्फेंटाइल स्पाज्म में भी यूज़ करते हैं। क्लोबाजाम को एलजीएस, लिनॉक्स गैस्ट्रॉड सिंड्रोम में यूज़ करते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको एंटी एपिलेप्टिक्स के टॉपिक में कि ये कैसे यूज़ होता है। रेक्ट क्लोनाजेपाम, इसको मायोक्लोनिक सीजर में यूज़ करते हैं, या जेएमई।
इसको इन्फेंटाइल स्पाज्म में भी यूज़ करते हैं। क्लोबाजाम को LGS लिनॉक्स गैस्ट्रॉड सिंड्रोम में यूज़ करते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको एंटी एपिलेप्टिक्स के टॉपिक में कि ये कैसे यूज़ होता है। रेक्टल डायजेपम, रेक्टल बता चुका हूँ आपको, स्पाज्म में भी यूज़ करते हैं। क्लोबाजाम को LGS लिनॉक्स गैस्ट्रॉड सिंड्रोम में यूज़ करते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको एंटी एपिलेप्टिक्स के टॉपिक में कि ये कैसे यूज़ होता है। रेक्टल डायजेपम, rectal diazepam, it is drug of choice both for treatment and prophylaxis of febrile seizure. So febrile seizure के ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस, तो आपके नर्सिंग एग्जाम में खासकर इस पे सवाल पूछा गया है कि ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस में फेब्राइल सीजर में। तो एक चीज़ आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बुखार की वजह से सीजर आता है, पर एंटीपायरेटिक जैसे कि पैरासीटामोल उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे सीजर को लेकर के, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज़ है। दूसरा, वी यूज़ देम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद जब नहीं आती, इंसोम्निया के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो ड्रग्स यहाँ पे प्रीफर करते हैं, आप उसको याद रख सकते हैं, स्क्वाइट, क्वाजेपाम, अच्छा यू नहीं है यहाँ पे, QIET, क्वाइट, क्यूजेपाम, आई का आप थोड़ा सा F बना दीजिएगा, फ्लूराजेपाम, एस्टाजोलाम, ट्राइजोलाम, टेमाजेपाम। तो ये जो ड्रग्स हैं दोस्तों, इनको इंसोम्निया में यूज़ किया जाता है जब नींद नहीं आती। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, फ्लूराजेपाम का एक साइड इफ़ेक्ट है, जब आप देते हैं इसको तो ये क्या कर सकता है, ये नाइटमेयर्स कर सकता है। तो बुरे सपने ज़्यादा आते हैं फ्लूराजेपाम के साथ। एंग्जियोलाइटिक्स, तो बेंजोडाज़ेपिन्स को आप एंग्जियोलाइटिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट के लिए एस एंग्जियोलाइटिक हम लोराजेपाम यूज़ करते हैं, डायजेपाम, क्लोराजेपेट, क्लोर डाइजेपोक्साइड, एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि एल्प्राजोलम के पास एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट भी है। तो ये एक MCQ आपके एग्जाम में नर्सिंग में पूछा गया था कि कौन सा बेंजोडाज़ेपिन के पास एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है। राइट, योर आंसर इज एल्प्राजोलम। हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस या विथड्रॉल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रग हम प्रीफर करते हैं वो हैं डाइजेपम, क्लोराजेपेट और क्लोर डाइजेपोक्साइड। तो ये जो ड्रग्स हैं अल्कोहल डिपेंडेंस या विथड्रॉल, तो ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया एक बार कि कौन सा ड्रग को यूज़ करते हैं। आंसर था आपका डाइजेपम, अल्कोहल डिपेंडेंस में। बेंजोडाइजेपिन को यूज़ किया जाता है फॉर एनाल्जेसिया, दर्द को कम करने के लिए। और दर्द को कम करने के लिए हम मीडाजोलाम को यूज़ करते हैं। मीडाजोलाम को कौन से रूट से? बाय इंट्राथिकल रूट। इंट्राथिकल रूट मतलब लंबर पंक्चर करके करके जो सब एरेक्नोइड स्पेस है वहाँ पे डालते हैं। राइट, एज मसल रिलैक्सेंट, एज मसल रिलैक्सेंट, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? सिर्फ एक लौता ड्रग जो यूज़ होता है यहाँ पे, डाइजेपम। सो ओनली बेंजोडाइजेपिन दैट इज यूज एज मसल रिलैक्सेंट इज डाइजेपम। तो दोस्तों ये मैंने यूज़ बताया, अब मैं बताता हूँ अब्यूज़। एक बेंजोडाइजेपिन है जिसको अब्यूज़ के लिए प्रीफर करते हैं और उसका नाम है फ्लूनाइट्राजेपाम। सो याद रखिएगा, फ्लूनाइट्राजेपाम को अब्यूज़ क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज़ टेस्टलेस, मतलब इसमें टेस्ट नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ अब्यूज्ड फॉर डेट रेप। तो इसको डेट रेप के लिए अब्यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो लड़के हैं वो एक लड़की को डेट पे लेके जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं उनको या जूस पिलाते हैं, उसमें फ्लूनाइट्राजेपाम मिला देते हैं। तो जो लड़की हैं उनको पता नहीं चलता कुछ मिला हुआ, क्योंकि टेस्ट चेंज होता नहीं है। राइट, और फिर उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो उसको हम कहते हैं डेट रेप। राइट, तो इसको डेट रेप ड्रग भी कहा जाता है फ्लूनाइट्राजेपाम को। तो दोस्तों ये यूजेस हैं और फिर उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो उसको हम कहते हैं डेट रेप। राइट, तो इसको डेट रेप ड्रग भी कहा जाता है फ्लूनाइट्राजेपाम को। तो दोस्तों ये यूजेस हैं। साइड इफेक्ट देखो, बेंजोडाइजेपिन में CNS साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि कन्फ्यूजन होगा, एटेक्सिया होगा और ख़ास करके मोटर इनकोऑर्डिनेशन होता है।
राइट, तो चलने में दिक्कत होगी, सीएनएस की तरफ से साइड इफेक्ट है। और बेंजोडाज़ेपिन्स में कई बार पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन भी देखने को मिलता है। सो यूजुअली क्या करने चाहिए, बेंजोडाज़ेपिन आपको शांत करने चाहिए। तो कई बार पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन की वजह से यूफोरिया, हेलुसिनेशन, इनफैक्ट सीजर भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं बेंजोडाज़ेपिन्स के। तो ये पहला क्लास हमने देखा दोस्तों। और बेंजोडाज़ेपिन का अगर टॉक्सिसिटी होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, इंट्राविनस फ्लूमाजेनल, राइट। अब बात करेंगे दूसरे क्लास की। दूसरा क्लास है हमारा बार्बिचुरेट्स। दोस्तों बेंजोडाज़ेपिन वो क्या है, गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट है सिर्फ। बार्बिचुरेट्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये सिर्फ गाबा ए एगोनिज्म तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लूटामेट को भी कम करते हैं जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और अगर इनको हाई डोजेस पे लिया गया, बार्बिचुरेट्स को अगर हाई डोजेस पे लिया गया तो हाई डोजेस पे ये गाबा माइमेटिक एक्शन करते हैं। गाबा माइमेटिक एक्शन मतलब ये गाबा के जैसा काम करेंगे, गाबा के साइड पे जाके लग जाएंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्लोराइड आयन चैनल खोलने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ गाबा की है और कोई नहीं खोलता, पर हाई डोजेस में ये भी खोलने चालू कर देते हैं। मतलब ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना सारा है, इसकी वजह से ये जो बार्बिचुरेट क्लास है ये हाईली अनसेफ है। अनसेफ मतलब जब भी सुसाइड का अटेम्प्ट किया जाएगा तो बेंजोडाज़ेपिन वाले बच जाते हैं, पर बार्बिचुरेट्स वाले नहीं बचते बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इसी वजह से बार्बिचुरेट्स आज की डेट पर आप देखिएगा हम ज़्यादातर पेशेंट के हाथ में नहीं देते। हम यूज़ अगर करते हैं तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, जो कि डॉक्टर्स या नर्सेस के अंडर में होता है, कंट्रोल में होता है, राइट। तो बार्बिचुरेट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे बेस्ड, तो बार्बिचुरेट्स को ब्रॉडली मैं 3 क्लास में सब क्लासीफाई कर सकता हूँ। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। सो 3 क्लास के हैं बार्बिचुरेट्स, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि टायोपेंटोन और मीथोहेक्सिटाल। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि ब्यूटो बार्बिटाल, सीकोबार्बिटाल और पेंटोबार्बिटाल। लॉन्ग एक्टिंग में ड्रग्स हैं जैसे कि मिफो बार्बिटाल और फिनोबार्बिटाल, राइट। तो दोस्तों ये जो ड्रग्स हैं ये आपके लॉन्ग एक्टिंग क्लास में है। अब देखिए इनको यूज़ कहाँ करते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं ये इंट्राविनस रूट से होते हैं, यूज़ होते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। सो एनेस्थीसिया इंडक्शन में यूज़ होते हैं। इन ड्रग्स के बारे में मैंने एनेस्थीसिया के टॉपिक में डिस्कस किया है डिटेल में। इनको हम यूज़ करते हैं एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, राइट। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं सिडेशन लाने के लिए। वेयर जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है इनको हम खासकर यूज़ करते हैं एज एंटी एपिलेप्टिक्स। इनको यूज़ करते हैं एज एंटी एपिलेप्टिक्स और जो प्रीफर्ड ड्रग है वो फिनोबार्बिटाल है। तो यहाँ पे ज़्यादातर एमसीक्यू फिनोबार्बिटाल पे यहाँ से आएगा आपको। देखो फिनोबार्बिटाल एक चीज़ आप याद रखिएगा, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर इन न्यूनेट्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 28 दिन से कम जिनकी उम्र होती है उनमें ड्रग ऑफ चॉइस है ये। इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिगलर नजार सिंड्रोम। क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 2 में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये एंजाइम इन न्यूनेट्स एपिलेप्टिक्स, इनको यूज़ करते हैं एज एंटी एपिलेप्टिक्स और जो प्रीफर्ड ड्रग है वो फिनोबार्बिटाल है। तो यहाँ पे ज़्यादातर एमसीक्यू फिनोबार्बिटाल पे यहाँ से आएगा आपको। देखो फिनोबार्बिटाल एक चीज़ आप याद रखिएगा, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर इन न्यूनेट्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 28 दिन से कम जिनकी उम्र होती है उनमें ड्रग ऑफ चॉइस है ये। इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिगलर नजार सिंड्रोम। क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 2 में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये एंजाइम इंड्यूसर है। और ये जो बीमारी है क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 2
इसमें एक एंजाइम कम होता है ग्लूकोनोराइल ट्रांसफरेज, उसको ये बढ़ा देते हैं। तीसरा, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है पर यूज़ हो सकते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस में, जब आपका पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा दूसरे ड्रग्स को। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है, ज़्यादातर एमसीक्यूज आपको ड्रग ऑफ चॉइस पे आते हैं, तो फिनोबार्बिटॉल में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। राइट, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। देखो बार्बिचुरेट्स का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो आपके एग्जाम में आता है वो है अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। तो ये अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया कर सकते हैं, और वो क्यों करते हैं? बिकॉज ये एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, और वो उन एंजाइम्स को इंड्यूस करेंगे जो पोर्फायरिन्स को बनाते हैं। तो पोर्फायरिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया होगा। राइट, ये भी पैराडॉक्सिकल सीजर कर सकते हैं, बिल्कुल बेंजोडाइजेपिन की तरह, बिकॉज हाइपर एल्जेसिया, मतलब पेन को बढ़ा सकते हैं, पेन की जो फीलिंग को बढ़ा सकते हैं। एट लास्ट गाइज, अगर इनकी टॉक्सिसिटी होती है तो टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? देखो, एक हम यहाँ पे बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। बाइकार्बोनेट वी यूज़ फॉर यूरिन अल्कलाइनाइजेशन, बिकॉज जो बार्बिचुरेट्स हैं वो एसिडिक ड्रग्स हैं। यूरिन को मैंने बेसिक बना दिया, अल्कलाइनाइज कर दिया, तो उससे होगा क्या? ड्रग्स आयनाइज हो जाएंगे और एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। दूसरा, आप इसके लिए डायलिसिस भी कर सकते हैं। राइट, सो अब आते हैं दोस्तों हमारे तीसरे क्लास की तरफ, जिनका नाम है जेड कंपाउंड्स। और जेड कंपाउंड्स, देखो आज की डेट पे दोस्तों हमारे तीसरे क्लास की तरफ, जिनका नाम है जेड कंपाउंड्स। और जेड कंपाउंड्स, देखो आज की डेट पे मैंने आपको बताया था कि इनका जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिडेशन और हिप्नोसिस है। बेंजोडाइजेपिन्स की तरह ये बाकी इफेक्ट नहीं करते, मसल रिलैक्सेशन, एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट नहीं दिखता इनके साथ। और इसी कारण से जेड कंपाउंड आज की डेट पे दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंसोम्निया। तो जब नींद नहीं आती, इंसोम्निया, तो उसके लिए बेंजोडाइजेपिन से भी ये बेटर ड्रग्स हैं, बिकॉज ये मोर स्पेसिफिक है। अब अगर हम ड्रग्स की बात करें, यहाँ पर ड्रग्स हैं जैसे कि ज़ालेप्लॉन। तो ज़ालेप्लॉन इस क्लास में सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, और इसीलिए इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्लीप इंडक्शन। देखो दोस्तों, दो तरह का इंसोम्निया होता है, जो नींद नहीं आती दो तरह का होता है। एक में नींद आती ही नहीं है, तो जब नींद आती ही नहीं तो वहाँ पर स्लीप को इंड्यूस करना पड़ेगा। दूसरे में नींद आती है लेकिन पेशेंट बीच बीच में उठ जाता है, तो वहाँ पर स्लीप को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे स्लीप को इंड्यूस करना है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए मैं शॉर्ट एक्टिंग लूंगा या लॉन्ग एक्टिंग लूंगा? जाहिर सी बात है मैं शॉर्ट एक्टिंग लूंगा। देयर ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जेट लैग। तो जेट लैग होता क्या दोस्तों? जब कोई एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल करता है, कोई अमेरिका से इंडिया आया, तो टाइम जोन चेंज होने की वजह से नींद को इंड्यूस कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है जब वहाँ रात होती है यहाँ दिन होता है, यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है। तो उसके लिए स्लीप को इंड्यूस करने के लिए ज़ालेप्लॉन यूज़ कर सकते हैं। राइट, ज़ोल्पिडेम। ज़ोल्पिडेम देखो, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है, और इसको आप स्लीप मेंटेनेंस और इंडक्शन दोनों में यूज़ कर सकते हैं, पर जो प्रीफर ड्रग होगा इंडक्शन में वो ज़ालेप्लॉन है। एज़ोपिक्लॉन दोस्तों, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है इस क्लास में, एंड इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्लीप और इंडक्शन दोनों में यूज़ कर सकते हैं, पर जो प्रीफर ड्रग होगा इंडक्शन में वो ज़ालेप्लॉन है। एज़ोपिक्लॉन दोस्तों, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है इस क्लास में, एंड इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्लीप मेंटेनेंस। तो अगर कोई पेशेंट है जो स्लीप को मेंटेन नहीं कर पाता, सुबह तक 3 बजे 4 बजे उठ जाता है, तो उससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं होता। राइट, तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए हम एज़ोपिक्लॉन देंगे। तो ये पहला क्लास है दोस्तों। अब एक नए क्लास ऑफ ड्रग की बात करते हैं जिसका नाम है मेलाटोनिन एगोनिस्ट। तो दोस्तों मेलाटोनिन एगोनिस्ट होते क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो, मेलाटोनिन एगोनिस्ट ये जो ड्रग्स हैं ये कैसे काम करते हैं, देखो मैं उसका फिजियोलॉजी बताता हूँ आपको। जब भी अंधेरा होता है, वेन एवर देर इज डार्कनेस, तो जब भी अंधेरा होता है तो डार्कनेस करता क्या है? इट स्टिमुलेट्स द पीनियल ग्लैंड। तो आपके ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है, और उसमें से स्टिमुलेट करके वो मेलाटोनिन का रिलीज़ करवाता है। तो जब भी मेलाटोनिन रिलीज़ होगा, ये आपके हाइपोथैलेमस में मेलाटोनिन 1 और 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, और इससे क्या होता है? फिजियोलॉजिकल स्लीप इंडक्शन। तो आप खुद समझिए कि जब भी अंधेरा होता है, राइट, तभी हम क्यों सोते हैं, या फिर अगर आप दिन में सोते हैं तो लाइट बंद करके, दरवाजे खिड़की बंद करके आप अंधेरा पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज होता है और उससे स्लीप होता है। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना इसको स्टिमुलेट करने वाला एक ड्रग बना दे, उसे हम कहते हैं मेलाटोनिन एगोनिस्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ होगा? स्लीप इंडक्शन में।
ये मेंटेनेंस में यूज़ नहीं होता। तो ये जो मेलाटोनिन एगोनिस्ट है दोस्तों, इस ड्रग का नाम है रामेल्टियोन। तो आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपको रामेल्टियोन के नाम पे सवाल आएगा। तो रामेल्टियोन इसको ओरल रूट से दिया जाता है फॉर स्लीप इंडक्शन और जेट लैग। तो स्लीप इंडक्शन जेट लैग में आप जेड कंपाउंड्स भी यूज़ करते हैं, बेंजोडाज़ेपिन भी यूज़ करते हैं। इनकी क्या औकात है उनके सामने? देखो, ये जो ड्रग्स हैं रामेल्टियोन, इट इज़ लेस इफेक्टिव देन आइदर बेंजोडाज़ेपिन और जेड कंपाउंड। तो उनके मुकाबले ये बहुत कम इफेक्टिव है। भाई अगर ये कम इफेक्टिव है तो हमारे पास हैं क्यों, हमने बनाए क्यों इनको? भाई कुछ तो खासियत होगी इनमें। तो इनमें जो खासियत है दोस्तों वो ये है कि रामेल्टियोन इसके साथ लेसर डिपेंडेंस और एडिक्शन, तो इनके साथ एडिक्शन या डिपेंडेंस का जो चांस है वो बहुत कम होता है, राइट। तो ये बेनिफिट है रामेल्टियोन में। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो एमसीक्यू आपको आएगा वो नाम पे आएगा, राइट। तो ये ड्रग्स हैं जो आज की डेट पे यूज़ होते हैं और इनको हम कहते हैं आपके सेडेटिव हिप्नोटिक्स। कुछ मिसलेनियस ड्रग्स हैं, जैसे एक ड्रग है कैरिसोप्रोडोल। कैरिसोप्रोडोल इसको यूज़ किया जाता है मसल रिलैक्सेंट के तौर पे, राइट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना क्लियर नहीं है हमें। इट इज़ यूज एज मसल रिलैक्सेंट और इट इज़ अ प्रो ड्रग ऑफ अनदर ड्रग मैप्रोबामेट। तो ये मैप्रोबामेट का प्रो ड्रग है और मैप्रोबामेट को यूज़ किया जाता है एज एंग्जियोलाइटिक। तो ये पुराने ड्रग्स हैं, ये इतने कॉमनली आज की डेट पे यूज़ नहीं होते, कैरिसोप्रोडोल या मैप्रोबामेट। और इसमें सिर्फ एक ही एमसीक्यू पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आता है कि जो प्रो ड्रग है मैप्रोबामेट का, प्रो ड्रग का नाम क्या है? योर आंसर इज कैरिसोप्रोडोल। सो सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है, राइट। सो दोस्तों ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं और सेडेटिव हिप्नोटिक्स में ज़्यादातर एमसीक्यूज आपके नर्सिंग एग्जाम्स में बेंजोडाज़ेपिन्स पे आते हैं। तो बेंजोडाज़ेपिन्स पे खासा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वहीं से आपको मैक्सिमम चंक ऑफ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे।